हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और हमारी जो हेलिक्स की ये वीडियो सीरीज़ है वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प भी कर रही होगी। और हमारी उसी वीडियो सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ प्यूरिफिकेशन। एंड उसी के साथ हम एक टॉपिक करेंगे, दैट इज़ सॉल्ट एनालिसिस। आई नो जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है ना, हर किसी को ये हो जाता है, हाय इतनी सारी रिएक्शंस जो हमें लर्न करनी पड़ेंगी, रट्टा मारना पड़ेगा। बट बच्चे सिलेबस का पार्ट है और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें नीट में। आपने पीवाईक्यूज चेक करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। अप्रॉक्सीमेटली इन दोनों चैप्टर्स को मिला के 3 से 4 क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। तो ये तो है नहीं कि अगर क्रैमिंग पोर्शन है तो हमने इसको छोड़ना है, हमने इसको लर्न करना है, अच्छे से करना है। और इनको लर्न करने के लिए, इनको समझाने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके साथ, जिनको हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है बीच में कोई अच्छी सी ट्रिक्स भी मिल जाए हमें इसको लर्न करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। हाँ जी, सबसे पहले बेटा हम इसमें स्टार्ट करेंगे प्यूरिफिकेशन एंड सॉल्ट एनालिसिस में से प्यूरिफिकेशन। हम सबको पता है प्यूरिफिकेशन जो है ना, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। पहला पार्ट हम उसमें करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स। उसमें हम ये करते हैं कि हमने, हमारे पास जो 2 कंपाउंड्स हैं अगर वो मिक्स हो गए हैं, हमने उनको सेपरेट कैसे करना है, या कोई कंपाउंड इम्प्योर है उसको प्यूरिफाई कैसे करना है। दूसरा पार्ट आता है इसमें कि हमने एक, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसको हम एक टेस्ट के थ्रू निकालेंगे कि इसमें अंदर कौन सा एलिमेंट है। लास्ट, अगर हमने अब एलिमेंट निकाल लिया कि एलिमेंट कौन सा है, तो फिर ये भी तो देखेंगे ना कि वो कितना है, उसकी परसेंटेज कितनी है। सो हम इसमें से पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो है कि हमने इसमें चेक करना है। अगर मैं आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दूं और मैं आपको पूछूं बताओ इसमें क्या क्या है, तो आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट आंसर विल बी, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है सो बट ऑब्वियस है ना कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। लेकिन क्या जरूरी है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं। अब हम उनको टेस्ट के थ्रू निकालेंगे कि कौन सा एलिमेंट है। जब भी हमने एक एलिमेंट की डिटेक्शन करनी है कि इसमें कौन सा एलिमेंट है, उसमें सबसे पहले ना हम एक सोल्यूशन तैयार करते हैं। जितने भी बाकी टेस्ट होंगे ना, वो हम उस सोल्यूशन से कंटिन्यू करेंगे। एंड दैट सोल्यूशन इज लसांग्स एक्सट्रैक्ट, जिसको हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज LE, या इसका दूसरा नाम हम लिखते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। 2 काम करने हैं इसके अंदर। हमने पहले ये सोल्यूशन तैयार करना है, और हमारे पास नीट में इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हमने ये सोल्यूशन बनाने में इसमें रिएक्शंस क्या होंगी। बड़ा सिंपल सा काम है और बड़ा इंटरेस्टिंग काम है एलई को तैयार करना। एलई को जब भी हम तैयार करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक मेटल। और वो कौन सा मेटल है, सोडियम। हम सबको सोडियम की नेचर पता है कि सोडियम जो होता है वो बड़ी सॉफ्ट मेटल का है। सबसे पहला काम देखो क्या किया, हमने ली एक फ्यूजन ट्यूब। उस फ्यूजन ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया सोडियम मेटल। पहले सिर्फ सोडियम मेटल लेना है। जैसे ही हमने उस सोडियम मेटल को हमने पहले लिया, उसको ना हमने पहले, सबसे पहले क्या काम करना है, सिर्फ उस सोडियम मेटल को फ्यूजन ट्यूब में डालने के पास उसको थोड़ा सा हीट किया। जब भी हम इसको हीट करते हैं ना, ये एक शाइनी ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लोब्यूल मतलब आप इमेजिन करो एक छोटा सा व्हाइट मोती हो। व्हाइट मोती देखते हैं ना, राउंड सी शेप के छोटा सा व्हाइट मोती, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये शाइनी ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हुआ ना, इंस्टेंट उसके अंदर डाल दो अपना कंपाउंड। हमने उसके अंदर अब कंपाउंड डाल दिया, और जब सोडियम और कंपाउंड दोनों मिक्स हो गए, उनको हमने करनी है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग का मतलब क्या है कि हमारी जो टेस्ट ट्यूब है ना, वो नीचे से लाल हो जाए। रेड हॉट बोलते हैं जिसको, कि हीटिंग अप टू द रेड हॉट। अब उसको हमने हीट कर दिया। अब आप एक मेटल को, एक कंपाउंड को हीट करोगे, ऑब्वियस है वहां पे एक रिएक्शन होगी। जब भी रिएक्शन होगी तो सोडियम मेटल क्या करेगा, कंपाउंड के साथ एक रिएक्शंस करेगा। चलो वो रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स क्या हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, पहले एलई बनाते हैं। हीटिंग की, रिएक्शन हुई, टेस्ट ट्यूब को हमने नीचे से बिल्कुल गर्म कर दिया, उसको रेड हॉट कर दिया। इंस्टेंट हमने क्या किया हुआ है, एक डिश ले रखी है, उस डिश के अंदर हमने डाला हुआ है डिस्टिल्ड वाटर।
अब आप एक तेज गर्म चीज को डिस्टिल्ड वाटर में गिर दो, क्या होगा? बुम, फट टूट जाएगी वो नीचे से। तो वो जैसे ही उसके अंदर हम डालेंगे तो ये क्या करेगी, टेस्ट ट्यूब इसके अंदर टूट जाती है और इसके अंदर जो कुछ भी था वो सारे का सारा उस सोल्यूशन के अंदर चला गया। जैसे वो सोल्यूशन के अंदर गया, उसमें देखो कांच के पीसेस भी तो होंगे ना, तो उसको हमने क्या कर लिया, फिल्टर। और फिल्टर करके हमने इसको, अभी भी ये क्या है, थोड़ा गर्म ही होगा, ये ठंडा नहीं है। अभी जैसे हमने इसको फिल्टर किया, ये हमारे पास क्या बन गया, लसांस एक्सट्रैक्ट, दैट इज Le। अब हमने क्या किया, इसको दोबारा फिर थोड़ा सा बॉयल करना है, तो ये हमारे पास फाइनली बन गया Le। ठीक है, अब देखो हमने किया क्या, हमने एक कंपाउंड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया है। अब मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुझे पता है दो चीजें फिक्स्ड हैं, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, अगर मेरे पास उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है तो Na जो है, Na उसके साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड बना देगा NaCN। देखो Na के साथ ना नाइट्रोजन अकेला नहीं कंबाइन कर पाता, वहां पे बीच में थ्रू कार्बनिक बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट कब बनेगा, व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। यही अगर इसके अंदर सपोज करो सल्फर होगा, अब हमें नहीं पता, हमने तो भी टेस्ट करने हैं, हम मान के चल रहे हैं, अगर इसके अंदर सल्फर होता तो ये क्या प्रोडक्ट बनाता, सोडियम इसके साथ मिलके Na2S। और यही अगर इसके अंदर हैलोजन होता कोई भी, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाता, इसके साथ मिलके NaX। और यही अगर सपोज दोनों ही होते, नाइट्रोजन भी और सल्फर भी, अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं, देखो नाइट्रोजन ने सी के बिना नहीं आना, ठीक है, तो सल्फर साथ में कंबाइन कर गया, तो ये हमारे पास क्या बनती हैं, इसके अंदर चार चीजें हो सकती हैं। कंफर्म नहीं किया हमने अभी कि ये चारों हैं, वो डिपेंड करेगा कि इनमें से एलिमेंट कौन सा है। तो यानी कि हमारे पास इसके अंदर रिएक्शंस क्या क्या हुई होंगी, सोडियम कंपाउंड में से नाइट्रोजन से रिएक्ट किया होगा, सोडियम कंपाउंड में से हैलोजन के साथ रिएक्ट किया होगा, सल्फर के साथ रिएक्ट किया होगा। तो अब ये फाइनली हमारे पास क्या बन गया, Le। अब इस Le को लेके हम अपने फर्दर टेस्ट करेंगे, जिससे हम फाइनली निकालेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि हमारा एलिमेंट कौन सा है। सो इसको अब हम इसके एक दो क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और दिस इज द PYQ ऑफ नीट। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट बिलोंग्स टू लसांस टेस्ट, कि हमने इसके अंदर इन चारों में से कौन सी रिएक्शन नहीं हुई है। क्लियरली आंसर दिख रहा है, क्या हमने कहीं पे भी Le बनाते टाइम कॉपर की कोई रिएक्शन की, नहीं की। हमारे पास सिर्फ हमने एक चीज बाहर, दो चीजें रादर, दो चीजें बाहर से डाली हैं, या सोडियम या पानी, ठीक है, उसके अलावा हमने बाहर से कोई कॉपर का कुछ भी कोई कंपाउंड नहीं डाला। सो देखो ये रिएक्शन क्या है, Na है, C है, N है, तो ये हमारा बनेगा। Na अगर सल्फर से रिएक्ट करता है Na2S बनेगा, Na अगर हैलोजन से रिएक्ट करता है NaX बनेगा। बट ये रिएक्शन हमारे पास इस टेस्ट में कहीं नहीं आई, सो इट्स आंसर विल बी 4। क्लियर है, सो दिस आंसर विल बी 4 बिकॉज ये रिएक्शन हमारे पास कहीं भी ड्यूरिंग Le प्रिपरेशन नहीं हुई है। सो इट मींस नीट का एक क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं इसी Le से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि अगर मेरे पास नाइट्रोजन सल्फर या नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों मेरे पास कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, तो बताओ उनके फाइनल चीजें कैसे पता चलेगी। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन। बेटा दो तीन काम है इस टॉपिक में। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है और उसकी फाइनल कॉम्पोजिशन, उस फाइनल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है और उसका कलर क्या है। हर किसी का अपना एक स्टैंडर्ड कंपाउंड है कि हम तो इसी में ही जाएंगे भाई, हमने किसी और में नहीं जाना, ठीक है। और फाइनल उनका जो कलर होगा वो भी उनका क्या होगा, एक कंफर्म्ड कलर होगा। सो चेक करते हैं पहले हम नाइट्रोजन। देखो अब हमने क्या बनाया Le के अंदर, हमने कभी किया ना कि जब Le में नाइट्रोजन है तो उस Le के अंदर जब नाइट्रोजन है तो वो किस में रहेगा,
NaCN में तुम्हारा पहला रिएजेंट क्या है नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने का? दैट रिएजेंट इज FeSO4। ठीक है, हम NaCN में FeSO4 डाला तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? Na4Fe साइनाइड 6। ये बनती है पहली चीज। देखो कई बार इस क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट नहीं डाला, हम सिंपली ये पूछ देंगे कि नाइट्रोजन की डिटेक्शन के टाइम अर्ली में FeSO4 डाला, बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो ना कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्टली ये वाला कलर बना देते हैं, नहीं, FeSO4 डालने पे ये प्रोडक्ट नहीं बनता। अब इसके अंदर हम फर्दर दोबारा क्या डालेंगे? FeCl3। चेक करिए, यहाँ पे आयरन अपनी +2 स्टेट में था, यहाँ पे आयरन कौन सी स्टेट में चला गया? +3 में डाला है। तो अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज Fe4 Fe साइनाइड 6 थ्राइस। तो ये है हमारा फाइनल कंपाउंड, और इस फाइनल कंपाउंड का जो हमारा कलर होता है दैट इज प्रूशियन ब्लू कलर। देखो यहाँ पे कोशिश की गई है कि एक कलर को दिखाने की, दिस इज अ प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन मतलब थोड़ा डार्क ब्लू सा कलर होता है इसका। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के अंदर चेक करें हमारे पास 2 आयरन है, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पूछा जाता है, दोनों के अंदर दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। इसके अंदर ये वाला आयरन देखें, सो दिस इज इन +3। देखो अगर हम एक नॉर्मल कंपाउंड बनाते हैं तो ये वाला जो चार्ज होता है, ये वाला जो स्टोइचियोमेट्री होती है, ये इधर जाती है, ये वाला नंबर जो होता है ये इधर जाता है। सो इसके ऊपर चार्ज क्या आया? +3। इस पूरे कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज क्या है? 4 नेगेटिव। तो ये आयरन कौन सी स्टेट में आया? +2 के अंदर। सो इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछें कि इसमें 4 आयरन ऐसे हैं जो +3 स्टेट में है, और ये हमारे पास टोटल 3 आयरन ऐसे हैं जो कौन सी स्टेट में बैठे हैं? +2 स्टेट में। तो बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे? +3 वाले को फेरिक, अंदर वाले को क्या बोलेंगे? फेरस। सो अगर आपने इसका एक कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम हम क्या लिखते हैं? फेरिक फेरो साइनाइड। सो अगर मेरे पास वहां पे प्रूशियन ब्लू कलर बनता है, इट मींस हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है। अब हमने क्या करना है? अब हमने करना है कि इसके अंदर सल्फर चेक करनी है। सो इट मींस मेरा जो ए पार्ट है वो किसके साथ मैच हो गया? 2 के साथ। सो नाउ वी हैव टू कंफर्म सल्फर है कि नहीं है, और सल्फर का द बेस्ट, अब वो सॉल्ट एनालिसिस में भी आती है वो रिएक्शन कि उसका एक रिएजेंट क्या होता है, दैट इज सल्फर का जो रिएजेंट है दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है इसको अगर हम Li में डालेंगे, अब देखो Li में डालोगे तो Li में अगर सल्फर है तो भी हमने किया वो किस फॉर्म में होगा? Li में अगर सल्फर है Na2S की फॉर्म में। तो जैसे ही अगर हम सल्फर प्रेजेंस है तो इसमें रिएक्ट कौन करेगा? Na2S। ये हम किसका टेस्ट कर रहे थे? नाइट्रोजन का। तो इसमें कौन रिएक्ट किया था? NaCN। तो जैसे ही सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ हमारा Na2S रिएक्ट करता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज दिस विच इज ऑफ वॉयलेट कलर। देखो यहाँ पे NO एक अलग लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, सल्फर एक अलग है। सो यहाँ पे हमारे पास बना वॉयलेट कलर। यही अगर हम बात करें N and S बोथ, अब पॉसिबिलिटी है किसी कंपाउंड में, एनी एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड इज N और S, थायोयूरिया, अभी करेंगे हम उसका एक क्वेश्चन, उसमें N भी और S भी दोनों प्रेजेंट है। जब हमारे पास दोनों चीजें प्रेजेंट है N और S में, तो हमारा देखो रिएजेंट क्या होगा? हमारा रिएजेंट है उसके अंदर जब हमने N और S दोनों डिटेक्ट करने हैं दैट इज KCNS। ठीक है, तो पोटेशियम सल्फोसाइनाइड KCNS, और जैसे ही हम इसके अंदर KCNS डालेंगे हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है ये विच इज ऑफ ब्लड रेड कलरेशन। तो तीनों के अलग अलग रिएजेंट्स हैं, तीनों के अलग अलग कलर हैं।
सो नाइट्रोजन पूछा जाए देन इट इज, रिएजेंट्स क्या लेंगे हम इसमें, पहले FeSO4 डाला, फिर FeCl3 डाल दिया, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, प्रूशियन ब्लू कलर। सल्फर है तो सल्फर में हमने क्या डाला, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, फाइनल कलर जो होगा दैट इज वॉयलेट कलर। और अगर दोनों प्रेजेंट है तो रिएजेंट क्या है, KCNS, और साथ ही इसमें KCNS के साथ हमने क्या डाला है इसमें FeCl3, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ब्लड रेड कलर। डन। ये हमने किया कि Li से नाइट्रोजन की सेल्फ डिटेक्शन कर ली, सल्फर की कर ली, इन दोनों की डिटेक्शन हो गई। तो लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, लास्ट में हमारे पास अब ये है हैलोजन्स। हैलोजन में, अच्छा पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं हैलोजन्स को डिटेक्ट करने से पहले। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स विल गिव ब्लड रेड कलरेशन, ठीक है, इन Li टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। अब मैंने नाइट्रोजन के लिए टेस्ट कर रही थी, मुझे नहीं पता उसमें सल्फर है, मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि नाइट्रोजन है, हमने उसका टेस्ट कर दिया, बट वहां पे भी आप FeCl3 डाल रहे हो जब आप नाइट्रोजन को डिटेक्ट कर रहे हो। अगर मैंने जैसे ही FeCl3 डाला उसमें प्रूशियन ब्लू कलर की बजाय उसमें आ गया ब्लड रेड कलर। सो इंस्टेंट दिमाग में क्या आएगा हमारे, इंस्टेंट हम यही सोचेंगे ना, अच्छा ब्लड रेड आया है तो इट मीन्स N तो है ही है, साथ में S भी होगा, N भी होगा और S भी होगा। तो जैसे ही ब्लड रेड कलरेशन आता है इट मीन्स हमने ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसके अंदर N और S दोनों प्रेजेंट हो। अब इन सबके फॉर्मूले देखते हैं। हाँ जी, ये किसका फॉर्मूला है, यूरिया, ये तो हमें दिख ही रहा है, इसमें कहीं हमें S नहीं दिख रहा, ठीक है, तो ये तो हमारा टेस्ट देगा ही नहीं ब्लड रेड वाला। इसमें हमारे पास N आ रहा है तो ये कौन सा टेस्ट देगा, प्रूशियन ब्लू कलर। इसमें क्या है, अकेला सल्फर, तो इसमें कौन सा टेस्ट जाएगा, नाइट्रोप्रोसाइड वाला। उसके बाद थायोयूरिया, यूरिया के स्ट्रक्चर में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, तो थायोयूरिया में सिर्फ एक डिफरेंस है, इसमें होता है C डबल बॉन्ड S। तो माइंड में एकदम स्ट्राइक करेगा ना, घंटी बजेगी कि हाँ जी जी N तो है ही है इसमें, अब S भी आ गया, तो इट विल गिव पॉजिटिव टेस्ट, ब्लड रेड कलरेशन आएगी। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, पेयर्स, मतलब दोनों वो टेस्ट देने चाहिए, किसी एक के देने से हमारा आंसर नहीं डिसाइड होगा। नेक्स्ट इज सल्फानिलिक एसिड, द क्वेश्चन इज फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है इसका, सल्फानिलिक है तो SO3H, साथ में क्या होता है इसमें NH2। देखो आ गया दोबारा सामने, इसके पास क्या रखा है, सल्फर, इसके पास क्या रखा है, नाइट्रोजन, तो इट मींस ये भी क्या देगा इसका, पॉजिटिव टेस्ट। तो वैसे तो हमारा आंसर यहीं से डिसाइड हो गया कि ये सेकंड आंसर है, बट अगर थर्ड ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे क्या है, ओनली सल्फर, यहाँ पे क्या है, N और S बोथ, बट ध्यान क्या रखना है, दोनों वो टेस्ट देने चाहिए, किसी एक से आंसर नहीं बनना। यहाँ पे सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड में नो डाउट S और N दोनों बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एलेनिन, अमीनो एसिड्स आप सबने पढ़े हैं, सबने किए हैं। एलेनिन के अंदर तो हमारे पास एक COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, तो वहां पे तो हमारे पास इसका सल्फर का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। क्लियर है, हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट आ गए अब हम हैलोजेंस पे। हैलोजेंस में जब भी हमने Li से टेस्ट करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सीधा ये नहीं करना, पहले तो इसका एक रिएजेंट क्या होता है, इसका रिएजेंट होता है AgNO3, तीनों का, तीनों मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को हम इसके अंदर काउंट नहीं करते हैं, क्लोरीन हमारे पास इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आएगा। अब AgNO3 डालना है। अब आप सोचो, अगर मेरे पास, आप पहले नाइट्रोजन और सल्फर निकाल चुके हो, लेट्स सपोज अगर मेरे पास इसके अंदर नाइट्रोजन है, सो जब हम इसमें AgNO3 डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, इट कैन फॉर्म AgCN, यस, क्यों नहीं बनाएगा, रिएक्शन होगी इसमें AgCN की। यही अगर हम इसी के अंदर सल्फर होता तो इसके अंदर AgCN डालते, AgNO3 डालते,
ये क्या बनाता, Ag2S। अरे भाई इन दोनों के तो कलर होते हैं अपने ही, इनके तो अपने कलर आ जाएंगे ब्लैक पीपीटीज, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हेलोजन है कि नहीं है। तो ये तो फिर बीच में एक हर्डल आ गई ना, अब हमने उस जो बीच में मुसीबत आई है उसको कवर तो करना ही है, उसको पार करके आगे चलना है। तो पार कैसे कर सकते हैं, दोनों को बाहर निकाल दो, एग्जिट दे दो दोनों को यहाँ से। अब एग्जिट कैसे देंगे, ऑब्वियस एग्जिट देने के लिए पहले हमें इसमें कोई सोल्यूशन डालना पड़ेगा, ऐसे अपने आप तो ये बाहर निकलेंगे नहीं, इसके अंदर हम कोई चीज डालेंगे, वो चीज इनके साथ रिएक्ट करेगी और यहां से N और S को बाहर निकालेगी। एंड वो चीज क्या है, हमारा केमिस्ट्री का बेस्ट एसिड है भाई, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। डाल दो, जहां मुसीबत आए इन लोगों को यूज कर सकते हैं हम। अब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्वेश्चन पढ़िए अब इसी क्वेश्चन से, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। उन्होंने बोला है कि Li को हमने बॉयल किया है विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बिफोर टेस्टिंग द हेलोजेंस। व्हाई, भी रीजन हम कर चुके हैं। हमने क्या करना है, यहां से हमने N और S को बाहर निकालना है, और वो N और S बाहर कैसे निकलेंगे, NaCN को आप HNO3 के साथ ट्रीट करो, क्या बनेगा हमारे पास, HCN प्लस NaNO3, HCN गया बाहर। इसी तरह Na2S को HNO3 से ट्रीट कर दो, ये क्या बनाएगा, H2S प्लस NaNO3, ये भी गया बाहर, निकाल दिया बाहर अपने। अब तुम AgNO3 आराम से डाल लो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलेगा जो करना है मैंने करना है। उससे पहले कौन काम कर रहा था, उससे पहले ये दोनों भी काम कर रहे थे, अब हमने इनको काम करने से रोकना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप डाल दो इसमें AgNO3, AgNO3 डालेंगे, तीन है हमारे पास, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन डालते हैं तो पीपीटीज का कलर क्या आता है, व्हाइट। ब्रोमीन डालते हैं हमारे पास, मतलब दोनों का ऑलमोस्ट येलो कलर होता है, एक पेल येलो होता है और एक क्या आ जाता है उसमें, येलो कलर। फिर हम उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, एक सॉल्युबल है और एक सॉल्युबल हमारे पास नहीं होता। तो यानी कि हमारा मेन काम क्या होता है, जब भी Li से हेलोजेंस की डिटेक्शन करनी है, पहला स्टेप HNO3 से उसको ट्रीट करना ही करना है, नहीं तो ये रिजल्ट्स हमारे पास पॉजिटिव नहीं आएंगे, वहां पे ब्लैक पीपीटीज बनेंगे, ये येलो व्हाइट ये नहीं बनेंगे। ओके, हाँ जी बच्चे, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब हमने एक पार्ट कवर कर लिया, वो क्या था, क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब हमने सिर्फ डिटेक्ट करना था इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है। अब हमने क्या करना है, क्वांटिटेटिव। व्हाट डज क्वांटिटेटिव मींस, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है अब हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है कि एक्चुअल में मेरा वो एलिमेंट उसके अंदर कितना है, उसकी परसेंटेज। इसके लिए बेटा हमें सबसे पहले थोड़ा सा मोल कंसेप्ट देखना होगा, ठीक है। वो हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसमें से एक बारी मोल कंसेप्ट का कि ग्राम इक्विवेलेंस वाला पार्ट बड़ी इजीली उसमें से आप चेक कर सकते हो। देखो मोल कंसेप्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें ना ये बताना चाहिए कौन सा एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है। जब तक हम ये नहीं डिसाइड करेंगे ना कौन सा एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप इस पे मोल कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स सपोज सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, कार्बन। कार्बन की कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसको हम बड़ी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, CO2। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन कर दो, कॉपर ऑक्साइड डाल दो, CO2 बन गया। अब CO2 से और कार्बन से अपना वो ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला लगाओ, वहां से मोल कंसेप्ट अप्लाई करो, हम निकाल लेंगे कि कार्बन कितनी बनी है। अब आ जाओ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सबसे इजी काम क्या है, जो हम डेली लाइफ में सारा दिन उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, पानी। हाइड्रोजन को पानी में कन्वर्ट कर दो, जैसे ही हाइड्रोजन सारा पानी में कन्वर्ट होगा, तो अब हमने पानी बना नहीं बना ये कैसे चेक करना है, कोई एक ऐसा सोल्ट डाल दो जो एनहाइड्रस है, वो बाद में पानी को एब्जॉर्ब करके हाइड्रस में कन्वर्ट हो गया, कौन सा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट डाल लो, एनहाइड्रस है वो जितना पानी बनेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका वेट निकाल लेंगे, पता चल जाएगा हमें। नेक्स्ट मेन आता है काम नाइट्रोजन का। देखो
नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन के लिए हमारे पास बेस्ट दो मेथड्स आते हैं. वन इज द ड्यूमास मेथड एंड सेकंड इज जेल्डाल्स मेथड. दोनों बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. अब इन दोनों में बेसिक पार्ट क्या है कि इसमें हम क्या चीज यूज करते हैं, रिएजेंट क्या डालते हैं, और फाइनल नाइट्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. सबसे मेन काम ये है. देखो अब आ जाओ, उन्होंने बोला है कि हमारे जो मेथड्स गिवन है उनके सामने उनके रिएजेंट्स निकालने हैं. अभी हमें कंपाउंड के बारे में नहीं पूछा. चलो अगर हमने रिएजेंट देखने हैं, फर्स्ट वन इज ड्यूमास मेथड. ड्यूमास मेथड में ना जो नाइट्रोजन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, N2 में. आप नाइट्रोजन को N2 में कन्वर्ट कर रहे हो, और वो N2 में कन्वर्ट कैसे होता है उसको ट्रीट कर दो CuO के साथ. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें जो नाइट्रोजन होगा उसको ट्रीट कर दो CuO से, तो हमारे पास जितना भी नाइट्रोजन होगा ना वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 में. अब इस N2 के साथ साथ हमारे पास ना कुछ इसके ऑक्साइड्स भी बन जाते हैं. तो इट मींस क्या हम इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल पाएंगे? हम तो सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं ना, तो मेरा कुछ नाइट्रोजन तो इसमें भी चला गया, तो यानी कि मेरी परसेंटेज जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आएगी. फिर क्या करें, फिर इसको भी सारा इसमें कन्वर्ट कर दो. अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या डाला, CuO. अब जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को वापस नाइट्रोजन में लेके जाना है, इसको हम किसके साथ ट्रीट कर देंगे, हीटेड कॉपर गॉज के साथ. जब आप इसको हीटेड कॉपर गॉज से ट्रीट कर दोगे तो मेरे पास जितने भी ऑक्साइड्स होंगे ना वो भी N2 में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था हमने उसको सारे के सारे नाइट्रोजन को बोल दिया अभी तो N2 में कन्वर्ट हो जा. अब उस N2 से हम निकालेंगे उसकी परसेंटेज, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं. तो यानी कि हमारा यहाँ पे मेन रिएजेंट क्या है, CuO. और ये जो नाइट्रोजन होती है ना, इसका हम वॉल्यूम लेंगे बिकॉज ये गैस है, आप इसका वेट नहीं लोगे. और इसको हम कहाँ पे, हमारे पास जो ड्यूमास अपरेटस होता है ना उसमें KOH डाली होती है, तो KOH के ऊपर वाला जितना भी लेवल है ना वहां से हम चेक करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है. ओके, तो ड्यूमास में N2 में कन्वर्ट हुआ, किसकी प्रेजेंस में, CuO की प्रेजेंस में. नेक्स्ट आता है जेल्डाल्स मेथड. अब जेल्डाल्स मेथड में जितना भी नाइट्रोजन है वो सारे का सारा नाइट्रोजन हमने किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनियम सल्फेट में, जो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में. अब मुझे तो यहीं से रिएजेंट दिख गया ना. अब मुझे N को अमोनियम सल्फेट में लेके जाना है, तो इट मींस कौन सा रिएजेंट डालोगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. डन. नेक्स्ट इज, चलो पहले ये बताते हैं, ये अभी हम करके आए हैं, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन्स. हैलोजन्स अभी हमने पूरा डिस्कस किया. हैलोजन किसके साथ होगा, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड प्लस AgNO3. और एस्टिमेशन ऑफ सल्फर में क्या होता है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड. ध्यान रखना उसमें AgNO3 भी डलेगा, सल्फर सिर्फ नाइट्रिक एसिड में, बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या करता है, जितना भी सल्फर होगा रिएक्शन के अंदर, उस सल्फर को अगर आप इस पे नाइट्रिक एसिड डाल रहे हो, फ्यूमिंग का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड हीटेड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, जितना भी सल्फर है उसको उसने कन्वर्ट कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड में. और नेक्स्ट पार्ट में हम डाल देंगे बेरियम क्लोराइड. सो फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या है, बेरियम सल्फेट. सो ड्यूमास में N किस में गया, N2. जेल्डाल फाइनली N किस में गया, अमोनिया. और हमारे पास सल्फर फाइनली किस प्रोडक्ट में गया, बेरियम सल्फेट. ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है. तीनों का हम एक एक न्यूमेरिकल करेंगे. सो इसका आंसर क्या हुआ, अब A हमारा किसके साथ मैच हो गया, 2 के साथ. तो 2 के साथ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, बट रेस्ट चेक करते हैं. B जो है 4 के साथ,
C जो है 1 के साथ और D जो है वो है 3 के साथ. So answer will be 1. हाँ जी, आइए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं. अब इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है ड्यूमास मेथड का केस. देखो इसमें एक 2 स्टेप्स में क्वेश्चन हो जाएगा बस. 2 स्टेप में क्या है, जब भी हमें वॉल्यूम दिया हुआ है ना, चेक करो हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है. हमें क्वेश्चन में गिवन है नाइट्रोजन का वॉल्यूम, और एक चीज गिवन है हमें टेम्परेचर, वेट कंपाउंड का, और एक गिवन है प्रेशर. प्रेशर किसका है? 55 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 715 mm of pressure. अब एक ये क्यों दिया भाई हमें? बिकॉज हमें जो नाइट्रोजन चाहिए ना वो ड्राई चाहिए. आप नाइट्रोजन को यहाँ पे मॉइस्ट नहीं ले सकते. मॉइस्ट में तो नाइट्रोजन थोड़ा ना होगी अकेली, उस मॉइस्ट के अंदर तो साथ में पानी भी होगा. तो हमें तो पानी आ गया तो हमारी तो नाइट्रोजन की परसेंटेज डिस्टर्ब हो जाएगी, गलत आएगी वो. तो हमें क्या करना है, जितना भी प्रेशर आपको टोटल गिवन है उसमें से पानी का प्रेशर माइनस करना पड़ेगा. और जो पानी का प्रेशर होता है वो हर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है. हमें टेम्परेचर दिया है 300, तो 300 पे पानी की एक्वस टेंशन दे दी उन्होंने 15 mm. तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. या इक्विलिब्रियम पे बहुत यूज किया होगा आपने. हाँ जी, एक हम चीज लेते हैं एट एनटीपी, और ये जो होती है ये वो होती है जो गिवन है. डन. एट एनटीपी, हाँ जी, एनटीपी पे अगर हम प्रेशर माने 1 atm, मुझे यहाँ पे atm नहीं दिया, मुझे mm दिया है, तो 1 atm मतलब 760. और जो हमने यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम निकालना है ना वो एनटीपी के ऊपर निकालना होता है. यहाँ पे चेक करो क्या कहीं पे आपको क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये एनटीपी पे है? नहीं लिखा बेटा. अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड हो कि जो वॉल्यूम गिवन है वो एनटीपी के ऊपर है तो हमने ये वाला स्टेप नहीं करना. लास्ट स्टेप अभी हम जब सेकंड स्टेप करेंगे वो पता चलेगा, वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है कि ये जो वॉल्यूम हमें गिवन है ये एनटीपी के ऊपर नहीं है, तो पहले हमें ये वाला वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. ठीक है, डायरेक्ट एनटीपी गिवन है तो ये स्टेप मिस करेंगे, डायरेक्ट एनटीपी का फाइनल फॉर्मूले में हम अप्लाई कर देंगे. तो मुझे ये वॉल्यूम निकालना है और टेम्परेचर हम कितना लेंगे 273. ये प्रेशर आपको कितना गिवन है तो मुझे इसमें से पहले प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा 15 के साथ. बिकॉज हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए प्रेशर, गैस का, पानी का नहीं चाहिए. तो इसको हमने माइनस किया. वॉल्यूम आपको कितना गिवन है 55, टेम्परेचर इज 300. अब ध्यान ये मत सोचना कि हमने यूनिट्स चेंज करनी है वॉल्यूम की, प्रेशर की, बिकॉज दोनों साइड है वो कैंसल आउट ही हो जानी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हमारे पास यहाँ पे जो V1 आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 46 ml. अप्रोक्सीमेशन लगाइए थोड़ी सी. तो ये हमारे पास किस पे आ गया वॉल्यूम एट एनटीपी, निकल गया. सो अब हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या लगेगा, अब हमारा जो है नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अब मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. अब ड्यूमस में n किस फॉर्म में जा रहा है N2, N2 का मॉलिक्यूलर मास 28, और हम क्या ले रहे हैं इसका वॉल्यूम. आप इसका वेट नहीं ले रहे, वेट लेते तो मॉलिक्यूलर मासेस के साथ काम करते, बट यहाँ पे हमने क्या लिया है वॉल्यूम. एंड 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी और एनटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स. बट हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं ml, तो ml इज, अब मेरे पास वॉल्यूम नाइट्रोजन का कितना आया है V of N2 दैट इज 46 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100. समझ आया करना क्या है, हमने पहले वो लिखना है जिस फॉर्म में हमें एलिमेंट मिला है. अब इसमें हम गैस का वॉल्यूम ले रहे हैं तो यहाँ पे हम मोलर वॉल्यूम पुट करेंगे,
ये वो वॉल्यूम है जो मुझे एक्चुअल मेरे एक्सपेरिमेंट से मिला, डिवाइडेड बाय हम देखेंगे ना कितना कंपाउंड डाला था हमने इनिशियली, इनटू 100. सो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 16.45%. क्लियर है? ड्यूमर्स में करना क्या है, बस एक पॉइंट का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी एनटीपी पे दिया हो, सो यू हैव टू स्किप दिस मेथड, ये पार्ट नहीं करना, फिर सीधा उस वॉल्यूम को यहाँ पे फिल कर दो. डन. सो दिस इज ड्यूमर्स मेथड. सो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर इज 3. हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है जेल्डाल्स मेथड. देखो अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज चलनी है, दैट इज लॉ ऑफ ग्राम इक्वलेंस. अब बताओ नाइट्रोजन में, जेल्डाल्स मेथड में नाइट्रोजन किस फॉर्म में गई, अमोनिया, वो भी हमने पीछे किया, अमोनिया में गई. एंड अमोनिया इज अ एसिड और अ बेस, इट इज अ बेस. अब मेरी किसी रिएक्शन में अगर बेस बन रहा है तो मुझे वो बेस चेक करना है कितना बना है. तो क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास, टाइट्रेशन कर दें एसिड के साथ, एसिड डाल दो, जितना मेरा एसिड यूज होगा इट मींस उतना क्या बना है, उतना बेस बना होगा. एक ही क्लियर सा काम है, जितना मैंने एसिड डाला उतना मेरा क्या बना होगा, बेस बना होगा. सपोज करो मैंने एसिड डाला ज्यादा, मेरा बेस बना कम, तो एसिड कुछ बचेगा ना, सारे का सारा तो यूज नहीं होगा. तो दो कंडीशंस हैं इसमें. फर्स्ट कंडीशन क्या है, gram equivalence of base formed is equal to gram equivalent of acid used. तो करना क्या है, जितना ये यूज हुआ उतना ये बना है, खत्म. फॉर्मूला करेंगे अभी हम एंड में. दूसरी कंडीशन क्या है कि जो ग्राम इक्वलेंस ऑफ बेस फॉर्म्ड है वो या तो ग्रेटर देन हो सकते हैं या लेस देन, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एसिड है उसके नहीं इक्वल आए. फिर क्या करो, सपोज करो मेरा बेस बना कम, एसिड डालना मैंने ज्यादा, तो कुछ एसिड बचेगा. अब जो एसिड बचा, अगर मुझे ये पता चल जाए कि वो बचा कितना है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा ना मेरा अमोनिया कितना बना होगा. फिर क्या करते हैं, इन दोनों में ना बच्चे सिर्फ एक डिफरेंस है. अब ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को. उन्होंने बोला है कि जब हमने जेल्डाल्स मेथड किया तो वो कितना हमने एसिड, उसके अंदर एसिड मैंने इनिशियली कितना डाला है, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड. अब जब मैंने इतना एसिड इसके अंदर डाला, अब ये पॉइंट देखो, एक्सेस ऑफ द एसिड विच प्रूव्स कि मैंने एसिड ज्यादा डाला था, बेस हमारा कम बना था. तो अब जो मेरा एक्सेस ऑफ एसिड है, देखो मैंने उसको किसके साथ ट्रीट कर दिया, फर्दर NaOH से. एसिड पता करना है, बेस से ट्रीट कर दो, बेस पता करना है, एसिड से ट्रीट कर दो. मुझे बेस चाहिए था, एसिड से ट्रीट कर दिया. अब मुझे ये चाहिए, एसिड बचा कितना है, तो उसको बेस के साथ ट्रीट कर दो. तो मेरा फाइनली क्या हुआ कि हमारे पास जो एक्चुअल हमने एसिड डाला था, जो हमने एक्चुअली डाला था वो कितना है, 20 ml ऑफ 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड. और ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोलैरिटी गिवन है या नॉर्मेलिटी गिवन है. देखो हमने यहाँ पे इक्वलेंस लिखा है, मोल्स नहीं लिखा. ठीक है, तो जब भी आपको मोलैरिटी गिवन हो उसको उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. और सल्फ्यूरिक एसिड का n फैक्टर क्या है, 2. तो ये मेरे पास कितना आ गया, 4. ठीक है, अब इसी तरह मेरा जो सल्फ्यूरिक एसिड लेफ्ट है, जो एक्सेस ऑफ एसिड है वो मेरे पास कितना आया, 25 इंटू 0.1. उन्होंने यही बोला ना, जितना एसिड बचा उसको इतना बेस चाहिए. इट मींस जितना बेस यूज हुआ होगा उतना ही एसिड बचा होगा ना. तो ग्राम इक्वलेंस इक्वल होते हैं, हम यहाँ पे मिली इक्वलेंस निकाल रहे हैं, वॉल्यूम को हमने ml में लेके चल रहे हैं. सो NaOH का n फैक्टर 1, तो दिस इज 25 इंटू 0.1, 2.5. यूज कितना हुआ फिर, 4 माइनस 2.5, दैट इज 1.5.
5। और लास्ट हमारा जो फॉर्मूला होता है जेल्डाल्स मेथड का, दैट इज 1.4 इंटू NV डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो NV है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, सिंपल शॉर्ट ट्रिक चेक। अगर क्वेश्चन में 2 मोलैरिटी और 2 वॉल्यूम गिवन है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म। एक ही गिवन है, 1 मोलैरिटी 1 वॉल्यूम, इट मींस सारे का सारा एसिड यूज हो गया, उसको डायरेक्टली यहां पे पुट कर दो। समझ आई? अगर 2 गिवन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहां पुट कर दो। 1 गिवन है, वो डायरेक्टली यहां पे पुट कर दो। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे उसका भी। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 1.4, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया है, NV को ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर रखा है 1.5, और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड mg में है, इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। सो आंसर विल बी 42%। जब भी 2 नॉर्मेलिटी 2 वॉल्यूम गिवन हो, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ NV, पूरे NV की जगह पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया कि जेल्डाल्स मेथड में परसेंटेज नाइट्रोजन की कितनी होगी। इज इट क्लियर कि क्या करना है? अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा उस केस में क्या गिवन है। 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट, M गिवन है या N गिवन है। M गिवन है बेटा, उसको उसके N फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या बना हमारे पास 1। हाँ जी देखो, फिर कौन सा मेथड आ गया, जेल्डाल्स। अब चेक करो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या मुझे यहाँ पे 2 मोलैरिटी या 2 वॉल्यूम्स गिवन है? चेक इट, नहीं है, एक ही है। एक ही है ना, इट मींस मेरे पास एसिड बचा नहीं था। देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जितनी अमोनिया इवॉल्व हुई सैंपल से, इतना मैंने एसिड बाहर से डाला था, सारे का सारा उसने यूज कर लिया। जब उसने सारे का सारा यूज कर लिया, बचा ही नहीं कुछ। जब कुछ बचा ही नहीं तो आप वापस बेस क्यों डालोगे? सो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, 1.4 इंटू NV डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सीधा बेटा जो ये चीज गिवन है इसको NV की जगह डाल दो। N का बस ध्यान रखना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है N फैक्टर। वॉल्यूम कितना गिवन है 10। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना गिवन है हमें 0.75 ग्राम्स। समझ आए दोनों पार्ट्स? अगर हमें 1 गिवन है, डायरेक्टली NV की जगह फिल कर दो। 2 गिवन है, दोनों के इक्वलेंस निकाल के सब्ट्रैक्ट करके वहां पे पुट कर दो। डायरेक्ट आंसर है, कोई गलती होने का चांस नहीं होता इसके अंदर। सो ये हमने क्या किया, ड्यूमास और जेल्डाल के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट देखिए, जब भी हम सल्फर की एस्टिमेशन करते हैं ना, उस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, केरियस मेथड। सल्फर हो गए, हैलोजन्स हो गए, फॉस्फोरस हो गया, इनके मेथड्स को हम आइडेंटिफिकेशन का नाम क्या देते हैं, केरियस मेथड। अब केरियस मेथड में अभी हमने पीछे किया था अभी कि केरियस मेथड के अंदर जितना भी सल्फर होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बेरियम सल्फेट। अब मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तभी ये चीज बोली थी, हमें ये पता होना चाहिए कौन सा कंपाउंड किस एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन CO2, हाइड्रोजन पानी, ड्यूमा नाइट्रोजन N2, जेल्डाल NH3, उसके बाद आ गया हमारे पास सल्फर, बेरियम सल्फेट Cl AgCl, ब्रोमीन AgBr, आयोडीन AgI। सब पे मोल कंसेप्ट है, और मोल कंसेप्ट में क्या करना है, सिंपल सा काम, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालनी है। जिसकी परसेंटेज निकालनी है, पहले हम उस कंपाउंड को देखेंगे वो किस में कन्वर्ट हुआ है और उसमें वो एलिमेंट कितना है। इसमें सल्फर कितने हैं 1, तो यानी कि एक सल्फर का एटॉमिक वेट क्या होता है 32।
और उसको डिवाइड किससे करना है, उस पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट से। पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट हमें गिवन है इतना पार्ट। अब इसी के साथ में तुम्हें मैं CO2 का बताऊंगी, साथ ही CO2 नहीं, वाटर करेंगे। 32/233 साथ में हमने वो वाला वेट लगाना है जितने वेट में हमें कंपाउंड मिला है। बेरियम सल्फेट हमें मिला कितना है 0.466, और नीचे हमेशा क्या लगता है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमें कितना गिवन है 0.32 इंटू 100। सो इसका आंसर बनेगा सेकेंड, दैट इज 20 जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो करना क्या है, पहले चेक करो वो एलिमेंट किस में कन्वर्ट हुआ, उस कंपाउंड के अंदर हमारा वो एलिमेंट कितना है, उस एलिमेंट का वेट जो एक्चुअल एटॉमिक वेट होता है डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इनटू वो एलिमेंट हमें जिस फॉर्म में मिला है उस फॉर्म का वेट कितना है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पे अगर हम पानी की बात करें, हाइड्रोजन निकालना है मुझे, एंड वी नो हाइड्रोजन हमें किस फॉर्म में मिलेगा, पानी। सो अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करोगे, देखो पानी के अंदर हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2, पूरे के पूरे पानी का वेट कितना है 18। अब मुझे यहाँ पे कोई ना कोई वेट दिया होगा क्वेश्चन में पानी का, डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सेम CO2 में, CO2 में क्या बन जाएगा 12/44, कोई ना कोई वेट गिवन होगा। ऐसे ही AgCl, AgBr, AgI कुछ भी हो, हर किसी में यही सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, विच इज द सिंपली प्योर मोल कंसेप्ट। डन, इज इट क्लियर नाउ? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, नीट का ही क्वेश्चन है हमारा, दैट इज, देखो अभी रिसेंट ही आया हुआ है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, नीट 2022 का क्वेश्चन है। जब हमने एलई बनाया, हमने एलई में क्या किया था कि C का बॉन्ड N के साथ होना चाहिए तो कंपाउंड आएगा। लेट सपोज अगर मैं आपको बोलूं हाइड्राजीन, क्या हाइड्राजीन मेरे पास ये वाला टेस्ट पॉजिटिव देगा, जेल्डाल्स टेस्ट नहीं देगा, बिकॉज यहाँ पे CN का बॉन्ड नहीं है। अब यही क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पूछा है कि जेल्डाल मेथड के अंदर हम किस कंपाउंड में N की परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हमने जेल्डाल में N को किस में कन्वर्ट किया था, अमोनियम सल्फेट। हमारा मेन काम अमोनियम सल्फेट बनाना है, वो अमोनियम सल्फेट आगे फर्दर अमोनिया में हम कन्वर्ट करते हैं अल्कली डाल के। मुझे बनानी है अमोनिया, इन शॉर्ट, या अमोनियम सल्फेट। अब चेक करो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नाइट्रोजन हमारे पास रिंग के अंदर बैठा है, बेटा उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, आप पूरी रिंग की एरोमेटिसिटी नहीं तोड़ सकते। आप ये नाइट्रोजन ये बोलो कि बाहर निकल जाए अमोनियम सल्फेट की फॉर्म में, नहीं टूटेगा। फिर आते हैं ये कंपाउंड्स, इनको हम क्या नाम देते हैं, डायएजो कंपाउंड्स। जितने भी डायएजो कंपाउंड्स होते हैं उनमें अगर आप इसको तोड़ते भी हो ना तो ये अमोनियम सल्फेट नहीं बनाएगा, ये N2 बना देगा, तो वो तो जेल डाल में गया ही नहीं। ठीक है, अब नाइट्रो पे आ जाओ। अब हम बोलेंगे मैम इस पे तो C और N का बॉन्ड भी है, ये निकल भी सकता है, लेकिन NO2 इतना स्टेबल है, नाइट्रोजन अपनी इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, आप इसको भी अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मेरा लास्ट बचा क्या, एनिलिन। एनिलिन में हम इसको बड़ी इजीली अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया के अंदर। तो एक तो ये दो पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। रिंग के अंदर अगर है नहीं जाएगा, क्योंकि बिकॉज हम रिंग की एरोमेटिसिटी नहीं तोड़ सकते। और डायएजो है, डायएजो किस में चले जाते हैं, वो तो N2 बना देते हैं, ये अमोनियम सल्फेट बनाएंगे ही नहीं। डन, सो हमारा आंसर बन गया इसमें 3। आ जाइए अब इस क्वेश्चन पे, ये भी अभी हमारा नीट का क्वेश्चन है। ये अभी हमने क्या करा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, हमें ये पता चल गया कौन है कितना है, ये वो फर्स्ट वाला पार्ट है, टूल्स एंड टेक्निक्स। 2-3 क्वेश्चंस करेंगे इसके सिंपल से। इसमें हमने क्या देखना है, मेरे पास कोई कंपाउंड था, मैंने उसको सेपरेट करना है, मैं कौन से मेथड में लेके जाऊं उसको। बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, अब डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड किस मेथड में जाता है, वो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये सबसे पहले इसको देखते हैं, The word is steam distillation. Distillations ना हमारे पास 4 तरह की हैं, चारों का अपना अपना प्रिंसिपल है।
स्टीम डिस्टिलेशन में वो वाले कंपाउंड्स जाएंगे जो कंपाउंड्स क्या करते हैं, पानी के अंदर इमिसिबल है, पानी में वो घुलेंगे नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज इमिसिबल विद वाटर, जब वो पानी में घुल ही नहीं सकता, ठीक है। सेकंड, बट वो स्टीम के साथ वोलेटाइल नेचर शो करता है, कि मैंने पानी को स्टीम बना दिया तो वो स्टीम के साथ वोलेटाइल नेचर शो करेगा। और उन्होंने मुझे बोला कि उस कंपाउंड का खुद का जो टेम्परेचर है वो 250 डिग्री सेल्सियस है। अब जब हम इसको बॉयल करेंगे, इसमें पानी भी डाला हुआ है बहुत सारा, जब अब उसको हम बॉयल करने लगेंगे तो वो कंपाउंड और पानी दोनों जाके किस टेम्परेचर पे बॉयल होंगे। तो बच्चे जब एक सोल्यूशन में दो लिक्विड्स हैं, दोनों लिक्विड्स का अपना अपना क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। तो यानी कि इसमें उसका टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। अब कोई चीज बॉयल कब करती है, हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देते हैं तो वो कब देते हैं, जब ये प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो अब पानी किस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, 180 एम पे। जब इन दोनों का कंबाइंड प्रेशर 180 एम तक पहुंच जाएगा, उस टाइम पे ये मिक्सचर बॉयल कर देगा। और इसमें हमने क्या डाला हुआ है, पानी। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100, यानी कि 100 तक पहुंचते, 100 पे पहुंचते ही वो 180 एम के इक्वल आ गया, और उस टाइम पे ये मिक्सचर क्या कर गया, बॉयल। बट क्या यहाँ पे प्योर पानी है, नहीं, उसके अंदर हमने एक लिक्विड भी डाला हुआ है, और जो लिक्विड हमने उसके अंदर डाला हुआ है तो उसके कारण ये बॉयल किस पे करेगा, नो डाउट वेरी क्लोज टू 100 जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट लिक्विड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा थोड़ा सा 100 से नीचे आ जाएगा, बिकॉज यहां तक पहुंचते ही उसका जो टोटल प्रेशर है वो 180 एम के इक्वल आ जाएगा, बट इस लिक्विड के कारण थोड़ा सा उसका जो एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, थोड़ा सा उसके नीचे चला जाएगा। क्लियर है, 100 से ऊपर तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि पानी का तो हमारे पास वहां पे टोटल प्रेशर 180 एम से ऊपर जा ही नहीं सकता। अंडरस्टूड, हाँ जी, वेरी सिंपल। क्वेश्चन में भी सिंपल डिस्टिलेशन ही पूछा है और क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। दो चीजें ध्यान रखनी है, पहली हमने अभी स्टीम करी, स्टीम के अंदर हमने क्या देखा, जो इमिसिबल है और जो स्टीम के साथ वोलेटाइल है, फर्स्ट केस। सेकंड, सिंपल डिस्टिलेशन, ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ग्रेटर देन 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस की रेंज ले लेते हैं, वो जाते हैं सिंपल में। इसी के साथ एक दूसरा आता है फ्रैक्शनल, बिकॉज अगले क्वेश्चन में हम अभी फ्रैक्शनल को करेंगे, तो मैं यहीं पे बता रही हूं, जिसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आता है लेस देन, अब चेक करते हैं, 78 85, यहाँ पे क्या गया, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास है 78 एंड 90, लेस देन 78 एंड 20, ग्रेटर देन 78 एंड 130, ग्रेटर देन। अब हमें क्या पूछा है, सिंपल, सिंपल का केस हमने किया ग्रेटर देन, सो मेरा आंसर क्या बना, सी एंड डी, आंसर 3। सिंपल सा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस चेक करना है और इसमें कुछ नहीं देखना, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस देखो, आंसर कर दो। आ जाओ अब नेक्स्ट पे, थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, सब कुछ समझना नहीं है, ये इसमें थोड़ा सा लर्निंग काम है। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन से कंपाउंड की नेचर क्या है। फर्स्ट आता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड एनिलिन। क्लोरोफॉर्म और एनिलिन में हमेशा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा इन दोनों में। तो अभी हमने किया, किसमें जाएगा ये, सिंपल डिस्टिलेशन में। नेक्स्ट आता है क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये जाती है फ्रैक्शनल में। रीजन, पेट्रोलियम इन क्रूड ऑयल जो निकलता है ना पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी फ्रैक्शंस होती हैं, और इतनी सारी छोटी छोटी फ्रैक्शंस होती हैं कि जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो एक दूसरे के क्लोज होता है। क्रूड ऑयल में बहुत सारी फ्रैक्शंस आएंगी, इसलिए वो फ्रैक्शनल में जाता है। नेक्स्ट इज ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई, रिड्यूस्ड प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते ही डिकम्पोज हो जाते हैं,
उन्होंने उसी टाइम टूट जाना है, या थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाएंगे या बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाएंगे। ग्लिसरॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक जाते जाते डिकम्पोज हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स की डिस्टिलेशन के लिए हम उसको कम प्रेशर के ऊपर डिस्टिल करते हैं। सो ग्लिसरॉल कहाँ जाएगा? ग्लिसरॉल इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, स्टीम डिस्टिलेशन। रीजन अभी किया है बिकॉज ये पानी में नहीं घुलना, पानी में नहीं घुलेगा, ये स्टीम वोलाटाइल है, तो ये किस में जाएगा? स्टीम डिस्टिलेशन में। सो आंसर इज 1। अरे भाई आ गया एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग वाला, दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। बड़ा डर लगता है ना आप सबको सॉल्ट एनालिसिस से। अरे मैम इतनी सारी रिएक्शंस कैसे याद करें, इतने सारे ग्रुप्स कैसे याद करें? बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट ईयर के पीवाईक्यू देखो, बहुत हर बार 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस में से आए हैं जब से ये स्टार्ट किया है एक्सपेरिमेंट का पार्ट। अब उसमें से भी ना बेसिकली केटाइनिक पार्ट में से क्वेश्चंस आते हैं, अनायनिक में से आते हैं, केटाइनिक में से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं मैक्सिमम। हमने करना क्या है? अभी तक हमने किया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है CHNS, हैलोजेंस यही होंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स का मतलब एक सॉल्ट, सॉल्ट में कौन सी 2 चीजें होती हैं जी? एसिड एंड बेस। यानी कि सपोज करो एक है HCl, एक है NaOH। HCl में देगा Cl नेगेटिव, ये देगा Na पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या बना देंगे? सॉल्ट। यानी कि मेरा नेगेटिव आयन किससे आया? एसिड से। पॉजिटिव आयन किससे आया? बेस से। सो इसीलिए जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? बेसिक रेडिकल्स। और जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? एसिडिक रेडिकल्स। इसको ना बेटा, इस टेबल को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे ना वो बड़ी इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस छोड़ो, पहले आप बताओ आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है? मैम यही नहीं याद होते कौन सा किस ग्रुप में जाएगा, नहीं लर्न होते। आई नो, भूल जाते हैं बच्चे कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा आयन जो है वो किस ग्रुप के अंदर है, क्योंकि एक बार ग्रुप पता चल गया तो उसका क्या याद कर लेंगे हम? ग्रुप रिएजेंट। हर ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है। ये नहीं कि तुमने किसी ग्रुप का एलिमेंट था, आयन था, उसका कोई और रिएजेंट डाल दिया तो वहां टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो नहीं डिसाइड कर सकता। हर ग्रुप का अपना रिएजेंट है। अब मेन काम तो यही है ना, हमें ये याद करने हैं, सबसे औखा काम ये याद करना है। एक ट्रिक करते हैं इसकी, कुछ अभी तक आपने को ने पूरा प्रोडक्ट टेबल याद कर लिया होगा ना न्यूमोनिक्स बना बना के। अभी हम यहाँ भी एक न्यूमोनिक्स बना लें, आई होप आपको हेल्प करेंगे ये। चलो बच्चे फिर इसके न्यूमोनिक्स लर्न करते हैं आप कि कैसे करने हैं। जैसे प्रोडक्ट टेबल पूरा याद कर लिया भाई, न्यूमोनिक्स तो याद हो ही जाएंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट आओ, ग्रुप 1 प्रीटी हॉर्स। हॉर्स बनाया है ग्रुप 1 को ताकि तुम भी फास्ट स्पीड में भागो और नीट क्लियर कर लो। देखो प्रीटी हॉर्स, ए मीन्स Ag, प्रीटी मीन्स Pb, हॉर्स मीन्स Hg2 ये ध्यान रखना बेटा, हमारे पास दूसरे ग्रुप में एक में जाएगा Hg अकेला, यहाँ पे क्या है? Hg2 पॉजिटिव है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट ग्रुप 2, ग्रुप 2 का निमोनिक्स देखो क्या है? हॉट पीपल बाय कूल कार्स एंड सेल स्नैक्स। स्नैक्स नहीं हमने सेल करने, हाँ बट हमने कारें खरीदनी है, तो अच्छे से नीट का एग्जाम देंगे तो वो खरीद लेंगे। इसमें क्या है देखिए, Hg2+, उसके बाद पीपल Pb बाय बिस्मथ, कूल कॉपर, कार्स कैडमियम एंड आर्सेनिक, सेल Sb, स्नैक्स Sn। तो स्नैक्स में ये N ध्यान रखना, ये जो N है ये हमारे पास है Sn का। नेक्स्ट ग्रुप 3, ग्रुप 3 में देखो बेटा ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये कलर के बारे में बताता है। फिर बास्केट अंदर व्हाइट क्रीम ग्रेप्स, ब्रैकेट में जितनी भी चीजें हैं वो कलर हैं। फिर मतलब यहाँ पे Fe+3, बास्केट मतलब यहाँ पे कलर क्या है? ब्राउन कलर आता है आयरन का, ये एल्यूमिनियम व्हाइट। और इसके लिए ना स्पेसिफिकली हम व्हाइट वर्ड कम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जेलेटिनस व्हाइट। तो जेलेटिनस व्हाइट कलर। क्रीम क्रोमियम, ग्रेप्स का मतलब क्रोमियम का कलर है ग्रीन। आगे हम इसमें एक रिएक्शन भी करेंगे, एक टेस्ट करेंगे जिसमें ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, वहां पे ये दोबारा आएगी कि क्रोमियम का कलर ग्रीन होता है। नेक्स्ट जेब्रा मेक्स कूल नॉइस,
ये तो याद हो जाएगा बड़े आराम से। जेब्रा मेक्स कूल नॉइस, जेब्रा एक ही है, जेड एक ही है, Zn मेक्स मैंगनीज कूल कोबाल्ट, नॉइस मीन्स निकल। अब इसमें भी जिंक और मैंगनीज जो है वो वाइट कलर देते हैं, कूल नॉइस ये हमारे पास आते हैं ब्लैक कलर में। अब इसमें जो ब्लैक कलर है, देखो जब आप इसका ग्रुप रिएजेंट डालोगे इस ग्रुप का, दोनों ब्लैक कलर के हैं, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। वो अभी हमारे क्वेश्चंस में आएगा कि कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वहां पे निकल है या वहां पे कोबाल्ट है। तो उन दोनों को हम एक कंफर्मेटरी टेस्ट से कंफर्म कर देंगे कि इज देयर निकल प्रेजेंस ऑफ निकल और कोबाल्ट। सो नेक्स्ट मूव टू ग्रुप 5, सिंपल कैसल बार, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड हमारे पास क्या है, बेरियम। क्लियर है? तो आई होप ये आपको हेल्प करे लर्न करने में कि कौन सा ग्रुप रेडिकल किसके कौन से ग्रुप में है, कौन सा रेडिकल। अब आ जाओ वापिस इसमें, ग्रुप 3 में बेटा 3 आयंस थे, तो इनका डायरेक्ट एक बारी नाम ध्यान रखना, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड आयरन। हाँ जी, ये हमने लर्न कर लिए। आयन कौन सा था, कर लिया कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा रेडिकल है। अभी आई नो अभी तुम्हें दिया है, थोड़ा लर्न करने में टाइम लगेगा। सेकेंड चीज ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप रिएजेंट, कि इसमें अगर सपोज मेरे पास जो सॉल्ट था उस सॉल्ट के अंदर अगर Ag पॉजिटिव आयन है तो मैं कौन सा रिएजेंट डालूं सो दैट मुझे पता चल जाए। अब अगर Ag पॉजिटिव है, तुम बोलो भी मैं तो भी उसमें H2S और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं, नहीं आएगा रिजल्ट, बिकॉज वो ग्रुप 1 का है, आप ग्रुप 4 का रिएजेंट डाल रहे हो। तो ग्रुप 1 का रिएजेंट क्या होता है, डाइल्यूट HCl, सबसे सिंपल डाइल्यूट HCl डालो। और सेकंड थर्ड चीज, उनके प्रेसिपिटेट्स किस फॉर्म में बनते हैं। ग्रुप 1 हमेशा प्रेसिपिटेट होता है एज क्लोराइड्स, बिकॉज आप HCl डाल रहे हो तो लर्न करने का काम ही नहीं बचा। अगर HCl डालोगे सो ऑब्वियस है बनेगा क्या, क्लोराइड्स। ग्रुप 2, अभी ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है ये हम पूरा डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे इसको डिस्कस। हाँ जी, ग्रुप 2 में हमारा जो ग्रुप रिएजेंट है H2S गैस। अब अगर आप बोलो H2S गैस, बेटा ध्यान से देखो वो तो हमने फोर्थ में भी डाला है, फोर्थ में भी डाला है ना हमने H2S, तो फोर्थ में भी डाल दिया, सेकंड में भी डाल दिया, फिर आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। डिफ्रेंशिएट करना है जो चीज हमने साथ में डाली है। H2S को किसके साथ डाला है, HCl में। यहां चेक करो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, वहां एसिड, यहां बेस। रीजन है इसका, वो रीजन अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीजन है। हाँ जी, नेक्स्ट इज ग्रुप 3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बट किसकी प्रेजेंस में, अमोनियम क्लोराइड। इसका भी रीजन है कि क्यों डाला है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या डाला है, H2S, तो ऑब्वियस है मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सल्फाइड। यहाँ पे क्या डाला है, हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड्स। यहाँ पे फिर हमने क्या डाला है, सल्फाइड्स, बनेंगे भी क्या, सल्फाइड्स। यहाँ पे हमने फिर क्या डाला, अमोनियम कार्बोनेट्स, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे मेजरली हम जो यूज करते हैं वो ये है। तो मेरा प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में बनता है, बट इट डजंट मीन यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बन सकते, दे कैन फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। और फिर हमने उसको कैसे रोकना है कैसे नहीं, ये अभी हम नेक्स्ट पेज में भी करेंगे। हाँ जी, उसके बाद है ग्रुप 6, ग्रुप 6 का रिएजेंट हो गया ये। ग्रुप 7 तो ये हमारे पास आता है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप को हम इंडिपेंडेंटली करते हैं, एक टेस्ट बताऊंगी इसका कि इसका कौन सा एक फाइनल टेस्ट है। तो ये हो गए ग्रुप रिएजेंट्स, 1 HCl, 2 H2S HCl, 3 हमारे पास हो गया हाइड्रोक्साइड क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, 4 H2SA with ammonium hydroxide, 5 is ammonium carbonate and ammonium hydroxide. Done? चलो अब ना इसको थोड़ा सा पहले ये वाला पार्ट समझते हैं कि ये वाले पार्ट में क्या किया है। सो यहीं पे करते हैं इसको। देखो फर्स्ट केस में अभी एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम ग्रुप 1 से नीचे जा रहे हैं, चलो जीरो ग्रुप को तो छोड़ दो, अप टू 5 और 6 की बात करें अगर हम, तो बेटे प्रेसिपिटेशन पूछ रहे हैं किसके बनेंगे प्रेसिपिटेट्स। और जब भी प्रेसिपिटेशन होती है हम दो चीजें देखते हैं, QSP एंड KSP।
आई थिंक आपने आयनिक इक्विलिब्रियम की पूरी वीडियो देखी होगी, उसमें हमें ये पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है, आप वहां से भी एक बार चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जब QSP ज्यादा होता है KSP से तो प्रेसिपिटेशन होती है। मतलब मुझे अगर प्रेसिपिटेट्स बनाने हैं तो मेरा KSP क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए QSP से। अब कहीं कहीं ग्रुप रिएजेंट्स हमारे सेम आ रहे हैं, ठीक है, फिर हमने क्यों साथ में, देखो फिर तभी हमने साथ में एक चीज और डाल ली है ना, वो दो तरह के इफेक्ट लगाएगी, कॉमन आयन या लगेगा ऑड आयन इफेक्ट। कॉमन आयन भी लग सकता है, ऑड आयन भी। देखो पहला, सबसे पहला था, मैंने HCl डाला, कुछ नहीं डाला उसके साथ, बिकॉज जो क्लोराइड्स होते हैं ना उनका KSP इतना कम होता है कि वो जरा सा हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम भी हो तो हमारे पास बड़ी इजीली प्रेसिपिटेट्स हो जाएंगे। अब बाकी जो है ना, जितने भी बाकी बचे हैं 1 के बाद, उन सबका KSP होता है ज्यादा, इसलिए वो फर्स्ट ग्रुप में प्रेसिपिटेट नहीं होते। सेकंड केस में सल्फाइड्स का भी KSP ये नहीं कि बहुत ज्यादा होता है, सल्फाइड्स का भी KSP होता है कम। अब मैं अगर ग्रुप 2 में H2S डाल रही हूं तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा ग्रुप 4 भी बीच में आ जाए, लेकिन ग्रुप 4 और ग्रुप 2 में फिर हमने डिफरेंस क्या किया, ग्रुप 2 के अंदर हमने क्या डाल दिया साथ में, HCl। अब इस HCl का काम क्या है, जब हमने डाला था यहाँ पे H2S डाला, H2S ने बनाया, इक्विलिब्रियम में जाएगी ये रिएक्शन, मैंने साथ में डाल दिया HCl। देखो कौन सा इफेक्ट लग गया, कॉमन आयन। कॉमन आयन क्या कर रहा है, कॉमन आयन कर रहा है ये टूटेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या कर दी, लेस, क्योंकि अगर मेरी सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई ना तो ग्रुप 4 भी बीच में इंटरफेरेंस में आ जाएगा, लेकिन हमने ग्रुप 4 को सेकंड में नहीं लेके आना, इसीलिए हमने क्या किया, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कर दी कम, किसकी हेल्प से, कॉमन आयन इफेक्ट की हेल्प से। और कॉमन आयन इफेक्ट कौन लगाता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसके ऊपर, वीक के ऊपर। अब वीक वाला पहले ही नहीं काम करना चाहता, अब तुम बोल दो भी तुम भाग के कॉर्नर तक जाओ, ठीक है, अब पूछे से तुम्हें मैं बोल दूं कोई धक्का दे दे तो तुम जल्दी चले जाओगे ना, सेम चीज यहाँ है, वीक वाला काम नहीं करना चाहता, तुमने उसमें डाल दिया स्ट्रॉन्ग, वीक को मैंने एक काम दिया भाई तो H पॉजिटिव बना दे, टूट जा, तो स्ट्रॉन्ग वाला बना तो रहा है H, तो वीक तो यही बोलेगा ना, जब वो काम कर रहा है मैं क्यों काम करूं भाई, तो इसकी डिसोसिएशन कम हो जाएगी ऑन द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो इसीलिए हमने ग्रुप 2 में HCl डाला है, सो दैट टू लोअर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस। अब ग्रुप 4 में देखो, ग्रुप 4 में मैंने H2S के साथ डाला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन सेम रहेगी, चेंज कौन सी हुई रिएक्शन, मैंने इसमें डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जब आपने इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, देखो भी कौन सा इफेक्ट लग गया, अब तो ऑड आयन लग गया ना, कॉमन नहीं लग रहा। ये ऑड आयन क्या करेगा, ये OH है, यहाँ से H को निकालता रहेगा बाहर, तो मेरा प्रोडक्ट कम, इसकी डिसोसिएशन ज्यादा, जब इसकी डिसोसिएशन ज्यादा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो अब ये ग्रुप 4 में जाके प्रेसिपिटेट होगा, 2 में नहीं होगा। क्लियर है, 2 में हमने लगाया कॉमन आयन क्योंकि मुझे सल्फर कम करना था सल्फाइड, 4 में मैंने लगाया ऑड आयन, क्यों, मुझे सल्फाइड बढ़ाना था। तो ये दो केस आते हैं स्पेशल ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के। सेम चीज ग्रुप 3, जब हमने ग्रुप 3 की बात करी, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स बने हैं, अब हाइड्रोक्साइड्स का भी KSP थोड़ा कम होता है, बट उसके साथ मुझे नीचे वाले ग्रुप ना मेरे साथ में आ जाए इंटरफेरेंस में, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, कॉमन आयन। तो देखो साथ में लगा दिया कॉमन आयन, अमोनियम क्लोराइड, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मैंने साथ में क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड, ये आ गया कॉमन आयन। अब जब कॉमन आयन होएगा, ये बोलेगा मैं तो सारा काम मैं कर रहा हूं, तू रेस्ट कर,
तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अब काम नहीं करना चाहेगा, तो मेरे अमोनियम आयंस मतलब मेरी डिसोसिएशन कम हो जाएगी। डिसोसिएशन कम हो गई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो गई। जब कॉन्सेंट्रेशन कम, तो पहले वाला ग्रुप प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नेक्स्ट ग्रुप की प्रेसिपिटेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अंडरस्टूड? चलो अब इस टेबल को समझ लिया हमने। याद रखना टॉप टू बॉटम जाते जाते केएसपी इंक्रीज होता है, ऊपर वाले नीचे प्रेसिपिटेट ना आए या नीचे वालों के ऊपर प्रेसिपिटेट ना आए, तो हम कॉमन और ऑड आयन बीच में ध्यान रखेंगे। हाँ जी, ये देखिए नीट का ही लास्ट ईयर का क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट ईयर हमसे सिंपली पूछा गया था कि मैच करो। अब जब इसको मैच कर रहे हो, अभी हमने याद करे हैं ना न्यूमोनिक्स, तो उन न्यूमोनिक्स से भी आप इसको आंसर कर सकते हो। हाँ जी, कोबाल्ट +2, हाँ जी कोबाल्ट +2 किस में जाएगा हमारे पास? ग्रुप 3 में। मैग्नीशियम +2 हमारे पास किस में जाएगा? ग्रुप 6 में। थोड़ा सा याद रखने का मेथड ये है, एस ब्लॉक वाले ना नीचे जाते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक वाले हमारे पास ग्रुप 6 तक पहुंच जाते हैं। जैसे कैसल बार किया हमने, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे के सारे जाएंगे नीचे। हाँ जी, उसके बाद आ गया लेड +2। अब आपने ध्यान दिया होगा लेड +2 2 में आता है, ठीक है, बट वो फिर दोनों ऑप्शन इकट्ठी नहीं दी होंगी हमें। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम +3, और एल्यूमिनियम +3 जाता है ग्रुप 3 में। अब एक पॉइंट और लर्न करने का, ग्रुप 3 के अंदर +3 वाले होते हैं मोस्टली, Fe+3, एल्यूमिनियम +3, जिनकी जो +3 वाले आते हैं ना, क्रोमियम +3, वो ग्रुप 3 में 3 लर्न कर लो, तो वो मेथड एक हो जाता है लर्न करने का। सो यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? सेकंड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस कैन नॉट, हाँ जी पहले तो ये बताओ, ये कौन से ग्रुप का रिएजेंट है? ग्रुप 2 का। अब उन्होंने मुझे बोला है किसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते का मतलब है इस रिएजेंट से, दैट मींस दोनों सेम ग्रुप के हो जाएंगे। अगर दोनों सेम ग्रुप के हैं, तुम ये रिएजेंट बाहर से डालोगे तो दोनों ही प्रेसिपिटेट बना देंगे ना। अगर दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, तो अगर आप एक ग्रुप रिएजेंट ये वाला डाल रहे हो, तो दोनों प्रेसिपिटेट अलग अलग कंडीशंस में जाएंगे, दोनों सेम कंडीशंस में नहीं जाएंगे। अब बिस्मथ +3 10+4 दोनों ग्रुप 2 के हैं। जब ये दोनों ग्रुप 2 के हैं, तो ये तो दोनों ही भाई प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो जब दोनों ही प्रेसिपिटेट हो गए, तो हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पूछा था कैन नॉट मीन्स दोनों सेम ग्रुप के हैं। बाकी चेक करो, सारे ग्रुप तो अलग अलग हैं। एल्यूमिनियम, मरकरी, ठीक है, ध्यान रखना मरकरी का Hg2 2+1 में जाता है, ये 2 में जाएगा। अब जिंक, ज़ेब्रा मेक्स कूल नॉइस, कॉपर, हॉट पीपल बाय कूल कार्स, निकल एंड फिर कॉपर, कॉपर में यहाँ पे फिर हॉट पीपल बाय कूल कार्स वाला पॉइंट। तो यहां से याद रखो कौन सा किस ग्रुप में जाता है। अब ये तो आप बड़ी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, अभी हमने पीछे किया। अमोनियम क्लोराइड इज एडेड बिफोर एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाला है? अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। क्यों? क्योंकि वीक है। अब वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग डालोगे, वो वीक को पकड़ लेगा और उसको काम करने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सो दैट मेरे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम क्यों करनी है? सो दैट अगला प्रेसिपिटेट ना करे। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। सीधी सी चीज दिख रही है, हमने डाला ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड है, तो OH क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आ जाओ जी, अभी किया हमने ये H2S डाला इन प्रेजेंस, H2S in the presence of HCl precipitate 2 but not 4। क्यों? क्यों भाई? H2S क्या है? वीक। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग। वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग डाला, वीक ने काम नहीं किया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ने क्या लगा दिया? कॉमन आयन इफेक्ट। क्यों लगाया? क्या बनते हैं इसमें? कौन सा रिएजेंट है ये? ग्रुप 2। ग्रुप 2 के प्रेसिपिटेट सल्फाइड्स
मुझे किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है? सल्फाइड आयन की। पढ़ो जी अब। HCl क्या करता है? इट डिक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस। क्लियर है? तभी हमने बोला था पहले टेबल कर लेते हैं, उस टेबल से ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आ जाओ फिर सेम चीज अभी हम समझ के आए हैं। To avoid the precipitation of hydroxides of this, zebra makes cool noise along with those of iron, aluminium and chromium. फिर बास्केट अंदर cream grapes. The third group solution should be अब आ जाओ हाइड्रोक्साइड्स। मुझे OH नेगेटिव आयंस क्या करने हैं? कम। जब कम करने हैं तो कौन सा इफेक्ट लगाना है? कॉमन। और कॉमन इफेक्ट में क्या होना चाहिए? कॉमन आयन। कहाँ बैठा है कॉमन आयन? सिर्फ इसमें, सिर्फ इसी में बैठा है ना कॉमन आयन। ठीक है, तो हो गया ये। आ जाइए। हाँ जी, on the addition of solution containing chromate ions to a solution of barium, strontium and calcium, the precipitate obtained। देखो बेटा ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लर्निंग वाला काम है, नो डाउट। अब देखिए हमारे पास ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के हैं। कैसल बार, अभी हमने किया कैसल बार। जब कैसल बार आया, अब हमें वो पूछ रहे हैं कि इन तीनों में से सबसे पहले प्रेसिपिटेट्स किसके बनेंगे। ये ना इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब ये क्या है? इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। अब क्रोमेट सारे बनाएंगे, कैल्शियम भी बनाएगा, बेरियम भी बनाएगा, स्ट्रॉन्शियम भी बनाएगा। जब सारे के सारे यहाँ पे क्रोमेट बनाते हैं, उन्होंने पूछा है कौन सबसे पहले बनाएगा। बता कौन सबसे पहले प्रेसिपिटेट्स बनाएगा? जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? प्रेसिपिटेट्स अगर सॉल्युबल ही हो गए तो फिर वो प्रेसिपिटेट्स नहीं बचे ना, वो तो सोल्यूशन बना दिए। यानी कि वो स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं, वो जल्दी टूट नहीं रहे मतलब वो सॉल्युबल नहीं हो रहे। तो हमारे पास बेरियम के जो आयंस बनते हैं ना, क्रोमेट्स बनते हैं, वो सबसे पहले बनते हैं बिकॉज इसकी सॉल्युबिलिटी इन सबसे कम आती है। ये एक स्टैंडर्ड टर्म्स आती हैं KSP की, किसका KSP ज्यादा, किसका KSP कम। हाँ जी, नेक्स्ट आइए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आप लोगों ने एक जगह और किया है, रिमेंबर कहाँ किया है? एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, उसमें भी गया था ये DMG। अभी हमने पीछे किया था ये निकल, कोबाल्ट। हाँ जी, कौन से ग्रुप में जाएंगे? ये निकल हो गया हमारे पास, कोबाल्ट। जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन दोनों के जो कलर आता है ना वो ब्लैक आता है। अभी किया कि इन दोनों का कलर आएगा ब्लैक। ज़ेब्रा मेक्स कूल नॉइस। हाँ जी, ज़ेब्रा मेक्स कूल नॉइस। तो ये दोनों में ब्लैक कलर आता है। जब इन दोनों में ब्लैक कलर आ रहा है, अब भाई ब्लैक बन गया, अब मुझे क्या पता वो निकल है कि कोबाल्ट है? तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि वो निकल है या कोबाल्ट है। तो सिंपल सा एक टेस्ट करते हैं उसके लिए। आप उन ब्लैक पीपीटीज लो, ब्लैक पीपीटी बन गए। अब मुझे पता है इसमें निकल भी हो सकता है, इसमें कोबाल्ट भी हो सकता है। हमने उन ब्लैक पीपीटीज को क्या किया? ब्लैक पीपीटीज को पहले तो एक्वा मींस नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए इन द रेशो ऑफ 3:1। तो एक्वा में इसको कर दिया डिसॉल्व। जैसे ही डिसॉल्व किया, हीट करा अप टू द ड्राइनेस पे हीट करने पे बाद इसमें डाल दिया हमने DMG, दैट इज डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वो वहां पे इसकी कोऑर्डिनेशन वाले में आपको पूरे इसके स्ट्रक्चर वगैरह बताया जाता है। हाँ जी, जैसे ही DMG डाला इसमें क्या बनेंगे? रेड। अगर तो मेरे पास रेड पीपीटीज बनते हैं, वो किसको कंफर्म करता है? निकल को। बट तुमने ये डाला, कोई कलर नहीं आया, मीन्स निकल नहीं है। फिर हम एक बार एक कंफर्मेटरी टेस्ट तो बेचारे को बाल्ट का भी करेंगे ना, उसको क्यों छोड़ें, उसको भी एक स्पेशल रिएजेंट देंगे। फिर क्या करा? इसमें डाल दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड और पोटाशियम नाइट्राइट। अगर तो येलो कलर आता है, वो किसको कंफर्म करेगा? कोबाल्ट को। DMG इज द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर निकल। डन। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अभी मैंने आपको बोला था ना अमोनियम आयंस का भी हम एक पार्ट करेंगे। देखो अब ये ना कुछ स्पेशल टेस्ट हैं, जिनके स्पेशल टेस्ट होते हैं। ये एक स्पेशल
आयन के लिए ही होते हैं। ये देखो, अभी मैंने बोला स्टार्टिंग में करने से पहले कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, तो ये याद ही करनी पड़ेंगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होती। हाँ जी जी, जब भी लेक टेस्ट की बात करते हैं ना, लेक टेस्ट का मतलब होता है हमने एल्यूमिनियम की कंफर्मेशन करी है। एल्यूमिनियम की कंफर्मेशन का मतलब ही क्या है इसके अंदर, लेक टेस्ट, ये ना एक लेयर बना देते हैं अंदर सोल्यूशन की। तो ये किसका कंफर्मेटरी टेस्ट आता है, एल्यूमिनियम आयंस का। नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट क्या है, K2HgI4। अब ये जो K2HgI4 है, ये स्पेशल टेस्ट होता है किसके लिए, अमोनियम आयंस के लिए, दैट इज K2HgI4। K2HgI4 किसका आ गया, नेस्लर्स रिएजेंट, दैट इज फॉर अमोनियम आयंस। उसके बाद पोटाशियम सल्फोसाइनाइड, याद है कहाँ किया अभी हमने, अभी किया आज ही इसी वीडियो के अंदर। हाँ जी, KCNS कहीं डाला था, हाँ जी डाला था ना सल्फर की डिटेक्शन में, जब वहां पे ब्लड रेड कलरेशन आती है, लेकिन वहां पे साथ में एक एजेंट डाला था FeCl3, उसके डालने पे आई ना ब्लड रेड कलरेशन। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे है, पोटाशियम सल्फोसाइनाइड ब्लड रेड कलरेशन देता है, वो किसके कारण आएगी, Fe+3। ब्राउन रिंग को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज ऑफ नाइट्रेट आयंस। अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट को कि क्या होता है। सो आंसर मैच करें, A इज 3, अरे वेरी गुड, एक ही ऑप्शन थी जिसमें A3 है, तो मैच तो बल्कि इजी हो जाते हैं तुम्हारे लिए। A हो गया मैच 3 के साथ, उसके बाद B हो गया हमारे पास 4 के साथ, पोटाशियम सल्फोसाइनाइड हो गया 2 के साथ, ब्राउन रिंग टेस्ट हो गया 1 के साथ। ओके जी, नेक्स्ट। अब हमने क्या कर लिए, बेसिक रेडिकल्स। अब क्या करने हैं, एसिडिक। एसिडिक आसान है, बेसिक में बहुत सारे ग्रुप्स है ना, एसिडिक में सिर्फ 3 है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। और इनका कोई वो नहीं है कि ग्रुप रिएजेंट है, कॉमन आयन, ऑड आयन, नथिंग। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे हम मोस्टली देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या HCl में सॉल्युबिलिटी। जब भी हम लेते हैं कि जितने भी सोल्स होते हैं उनके ऊपर इम्फेक्ट डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और HCl का, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का। अब हमारे पास तीनों ग्रुप्स के जो आयंस है ना, कोई डाइल्यूट में सॉल्युबल होता है, कोई सॉल्युबल नहीं कि अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, कोई कॉन्सेंट्रेटेड में, कोई कहीं भी नहीं करता। पहले आओ ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमारे पास वो वाले रेडिकल्स हैं विच आर डिटेक्टेड बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट HCl, कार्बोनेट्स, सल्फाइट, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट। अब इसमें एक काम क्या है, कार्बोनेट मतलब कौन सी गैस बनेगी, CO2, एफरवेसेंस आएगी, CO2 बनी, तो कंफर्म हो गया कि हाँ जी जी वहां पे कार्बोनेट आयंस है। सल्फाइट में स्मेल आएगी एक, सल्फाइट और सल्फाइड में दोनों में, एक में पंजेंट एक में रॉटन एग, वो भी हम नेक्स्ट करते हैं। नाइट्राइट में फ्यूम्स आते हैं, ब्राउन फ्यूम्स, तो वहां से हम कंफर्म कर लेते हैं सीधे की सीधा इनकी गैसेस की फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट आओ ग्रुप 2, ये अभी हमने उसमें किया सारा, कहाँ, प्यूरिफिकेशन, AgCl, AgBr, AgI, कलर्स सबके अलग अलग। अब आओ नाइट्रेट में, नाइट्रेट का भी हम करेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ये क्या कर रहा है, ये किसी के साथ नहीं गैस दे रहा कोई भी, ये किसके साथ गैस दे रहा है, H2SO4 डाइल्यूट और डाइल्यूट HCl। ये किसके साथ दे रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये कहीं नहीं जा रहे, ये दोनों ना, दोनों ने डाइल्यूट से ना कॉन्सेंट्रेटेड से, किसी से कोई प्यार नहीं है इनको, दोनों में ही नहीं कोई गैस इवॉल्व कर रहे। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में ऊपर दे दिया है डाइल्यूट, तो अंडरस्टूड है वो ग्रुप 1 में जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड की कोई रिएक्शन दी है तो वो ग्रुप 2 में चली जाएगी। अभी करेंगे हम इनके क्वेश्चंस, वहां पता चलेगा आपको। आओ जी, सल्फाइड आयन, नाइट्राइट आयन एंड सल्फाइड अभी हमने किया। अब देखो हमारे पास उन्होंने क्या किया है कि इनके हमने रिएजेंट्स चेक करने हैं। तीनों कौन से ग्रुप के हैं, 1, तीनों ही हमारे पास ग्रुप 1 के हैं। सल्फाइड आयंस कहाँ किया है हमने, अभी किया है आज ही। सल्फाइड आयंस अभी क्या था ना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जहाँ पे हमारे पास वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, अरे सेम चीज ही तो आ गई।
बेटा प्यूरिफिकेशन की ना बहुत सारी रिएक्शंस, क्या ऑलमोस्ट सारी रिएक्शंस यहाँ कवर होती हैं। ये प्रूशियन ब्लू कलर, ब्लड रेड कलर, वॉयलेट कलर, CLBRI, सारे टेस्ट यहाँ भी आते हैं। तो उसको अच्छे से कर लोगे तो इसकी तो काफी सारी रिएक्शंस कवर हो जाती हैं। सल्फाइड आयन इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। उसके बाद है, पहले ये करते हैं सल्फाइड, फिर नाइट्राइट समझाती हूँ। हाँ जी, सल्फाइड आयंस क्या है? एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। देखो सल्फाइड आयन में हमने क्या डाला है, कौन सा ग्रुप है? 1, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो डाल लेंगे। तो जो हमने जब सल्फाइड आयन लिया उसमें हमने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? SO2 में। और फिर हमने क्या करा, इस SO2 को पोटाशियम डाइक्रोमेट से ट्रीट कर दिया। अब पोटाशियम डाइक्रोमेट कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और SO2 हमारा कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। तुम्हारे पास एक कौन सी रिएक्शन होगी? रिडॉक्स रिएक्शन। तो जब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन आएगी, यहाँ पे ग्रीन कलर बनता है किसका? क्रोमियम +3 का। ये इफ यू रिमेंबर, ये हमने रिडॉक्स में करी है ये रिएक्शन कि SO2 रिड्यूसिंग, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग, तो Cr+3 के कारण यहाँ पे ग्रीन कलर आता है। अभी भी तो किया है, क्रीम ग्रेप्स, क्रीम Cr+3 ग्रेप्स ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन कलर इसका आ गया। अब आ जाओ नाइट्राइट आयन, NO2। NO2 नेगेटिव ना जो क्या करता है, ये Ki में से I नेगेटिव लेता है, स्टार्च वाले के साथ Ki में I नेगेटिव लिया इसने, इस I नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर दिया? I2 में। और जब भी I2 आता है ना, ये स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट कि I2 एंड स्टार्च का हमारे पास एक ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। ये किसके साथ मैच हो गया? अच्छा, उल्टा कर दिया मैच। अब हमने क्या किया, S2 नेगेटिव गया हमारा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सल्फाइड आयन ये NO2 के साथ मैच होना है, Ki+ स्टार्च। तो आंसर विल बी ए, मैच किया हमने Q के साथ। तो 2 ऑप्शंस में है Q, आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। तो नाइट्राइट आयन हमने किसके साथ मैच कर दिया? नाइट्राइट आयन मैच हो गया P के साथ, यानी कि Q एंड P, और Q एंड P, तो हमारे पास इसका आंसर बन गया 3। फर्स्ट ऑप्शन में भी Q एंड P आ गया। चलो आप इसको R कर लो, इसको P। अंडरस्टूड? सल्फाइड आयन चला गया Q के पास, नाइट्राइट आयन चला गया हमारे पास P के साथ, और सल्फाइट R के पास। डन? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। ओके जी, अब अभी बताइए चीज अभी, और ये वैसे भी हमारा नीट का क्वेश्चन और अभी हमने किया। देखो ऊपर लिखा है, यानी कि कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 1। सीधा हमें यही पता चल गया कि ग्रुप 1 है। अब एफर्वेसेंस ऑफ कलरलेस गैस, अगर भाई एफर्वेसेंस वर्ड ही आ गया, उसका मतलब ये क्या हो गया? कार्बोनेट आयंस। एफर्वेसेंस मींस कार्बोनेट आयंस। हाँ जी, चलो उससे पहले सबसे इजी वाला काम, ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स हमारे पास कहाँ चले गए? नाइट्राइट आयंस के पास। तो पहले तो जो तुम्हें इजीली पता है वहां से आंसर निकाल के देखा करो ना मैच में। अब हमें पता चल गया ए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा, तो ए को हमने मैच कर दिया 2 से। अरे भाई 2 ऑप्शंस में A2 है। चलो ब्राउन फ्यूम्स हमने मैच किया NO2 नेगेटिव, यानी कि 1, तो दिख गया हमें आंसर ये। अब बी, गैस विद रॉटन एग। हाँ बेटा ये ध्यान रखना, रॉटन एग और एक स्मेल होती है पंजेंट, तो दोनों ही बड़ी ऑफेंसिव सी तिखी सी स्मेल्स होती हैं जो बर्दाश्त नहीं होती हमसे। हाँ, बट रॉटन और पंजेंट के ना अलग अलग केस हैं। जब भी हम बात करते हैं रॉटन एग की, तो रॉटन एग होती है सल्फाइड की, पंजेंट जो होती है वो किसके कारण आती है? सल्फाइड की। सो दिस यू हैव टू लर्न कि किसकी रॉटन है, किसकी पंजेंट स्मेल आती है। हाँ जी, फॉस्फेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसको लर्न करना पड़ेगा कंपाउंड को। कहीं वर्ड आ जाए कैनरी येलो, ये वर्ड ना कहीं किसी के लिए नहीं यूज होता। कैनरी येलो, अब येलो पता है सबको, कैनरी येलो का मतलब होता है थोड़ा डेंस सा येलो, ठीक है? तो कैनरी येलो कलर जो आता है वो किसके कारण आता है? फॉस्फेट
आयंस के कारण, और वो कब आता है, जब हम अपने उसमें आयन को डिटेक्ट कर रहे हैं फॉस्फेट को, और सोल्यूशन में हम एक कंपाउंड डालते हैं दैट इज अमोनियम मोलिबडेट। ठीक है, तो ये रहा अमोनियम मोलिबडेट। जब हमने इसमें डाला अमोनियम मोलिबडेट, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट, जिसका ना बच्चा फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ये देखो कुछ चीजें समझाने वाली भी डालनी है मैंने, और कुछ देखो लर्न करने वाली भी डालनी पड़ेंगी। कहीं आपको लगे कि सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, लर्न भी करनी पड़ेंगी एज सच डायरेक्ट रिएक्शंस। ये क्या आ गई हमारे पास, अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट। तो देखो पहली बात तो ये हमें क्लियरली यहीं से दिख गया, कैनरी येलो मेरे पास एक ही ऑप्शन में डाला हुआ है। तो जब कैनरी येलो, फॉस्फेट मींस कैनरी येलो, याद रखो फॉस्फेट कैनरी येलो। तो जब फॉस्फेट आ गया, कैनरी येलो वर्ड एक ही ऑप्शन में थी, तो डायरेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाता है, फर्स्ट आंसर। हाँ जी जी, ब्राउन रिंग टेस्ट, मैंने आपको पीछे बोला था ना हम इसको डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट, ये आप वहां पे भी करोगे, पी ब्लॉक में भी हम करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। यहाँ पे ना थोड़ा सा कंपाउंड की फॉर्मेशन समझने वाली होती है कि इसमें कंपाउंड बना क्या है, हमने डाला क्या है इस ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर। देखो इसकी केमिस्ट्री भी दे रखी है रिंग टेस्ट की। ब्राउन रिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमने दो चीजें डालनी है, एक डालना है सल्फ्यूरिक एसिड, एक डालना है FeSO4 सोल्यूशन। जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड और FeSO4 सोल्यूशन दो चीजें डालते हैं, देखो ये दो मेन इंपॉर्टेंट काम है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड FeSO4। तो हमारे पास एक फाइनल कंपाउंड जो बनता है उसका कलर क्या होता है, ब्राउन। कंपाउंड का कलर ब्राउन नहीं होता, इसको हमने नाम क्या दिया है, रिंग। ये देखिए मैंने सोल्यूशन लिया, यहाँ पे हमने FeSO4 डाला हुआ है, और साथ में यहाँ पे डालेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और ये ना जैसे डालना है, देखो यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन हमेशा इसको ना साइड्स से डालते हैं। जब आप इसमें साइड्स में डालोगे तो यहाँ तक एक सोल्यूशन है, नीचे एक सोल्यूशन है, दो सोल्यूशंस की लेयर बनी हुई है, उसके बीच में एक रिंग बनती है दैट इज ब्राउन रिंग। जब ये ब्राउन रिंग बीच में आ जाए तो हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर कौन से आयंस हैं, नाइट्रेट आयंस। और ये कौन सा एसिड डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और हमें पता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को आप डायरेक्ट नहीं डाल सकते ना हमेशा हम साइड से डालते हैं सो दैट एक सडन रिएक्शन ना आए। जब आप इसको साइड से डालोगे, सोल्यूशन के बीच में बनेगी एक लेयर, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, बीच में लेयर बनेगी, तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेस पे, इन बिटवीन द सोल्यूशन एक ब्राउन कलर की रिंग बनती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयंस। अब इसमें ना ये जो कंपाउंड है, इसमें देखो आयरन का एक मेन काम है, यहाँ पे जो आयरन है ना ये +1 स्टेट में है, जबकि आप कहीं नहीं पढ़ते आयरन +1, आयरन या तो हम +2 करते हैं या +3 करते हैं। दिस आयरन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कैसे गया, ये जो NO है ना इसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। ये जो NO है, NO ना अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है किसको, Fe+2 को। FeSO4 से तो Fe+2 आएगा ना जब उसने Fe+2 को अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+ में। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO+ में, विच इज नोन एज नाइट्रोसोनियम आयन। ये आप कोऑर्डिनेशन में यूज करते हो ना कंपाउंड्स में। तो इस कंपाउंड के अंदर आयरन +1 स्टेट में है और NO भी +1 स्टेट में है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का ध्यान रखना है कि इसमें ब्राउन रिंग एक तो कहाँ बनती है, बीच में, दो सॉल्यूशंस के बीच में रिंग बनती है, और इसमें सेकेंडली आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। सो दिस कंप्लीट्स विद योर प्यूरिफिकेशन एंड सॉल्ट एनालिसिस। आई होप आपको कुछ चीज़ें डिफरेंट लगी होंगी या समझ आई होंगी, सो दैट आप अपनी नीट की तैयारी बड़े अच्छे से कर लो। हाँ, बट बच्चे इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, ये नहीं सोचना कि लर्निंग काम है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। इसमें से अच्छा खासा नीट का नंबर, नीट का स्कोर बनाएगा ये चैप्टर्स दोनों ही। और जब भी करो दोनों को इकट्ठे करो, दोनों को अलग अलग तोड़ के मत करना,
बिकॉज दोनों की रिएक्शंस काफ़ी सारी सेम है. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल. गिव योर बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम. थैंक यू.